चल, तो पेज नंबर 158 एग्जाम्पल नंबर 7 ट्राई करो खुद से, फिर हम बताते हैं। 7 ट्राई करो फिर बताते हैं। चलो देखो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, 6 तक कर लिए थे, 7 करते हैं। तो इसको देख के तो लग रहा होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर किसी को लग रहा है तो गलत लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है कि आप बीच वाला रेसिस्टर उड़ा दो। तो एक नंबर तरीका, पहला नंबर तरीका देखना, पहला तरीका क्या कर सकते हो आप, ईएमएफ की बैटरी लगा लिए, अरे होगा, ईएमएफ की बैटरी लगा लिए। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल एक्स मान लेंगे, यहाँ ई, यहाँ 0, यहाँ वाई, दो अननोन, दो बाउंड्री, दो अननोन, दो बाउंड्री चाहिए। एक बाउंड्री इसको लेके बना लेना। पहले देखो इस बाउंड्री के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, तो बाद में भी कोई चार्ज नहीं होगा। और दूसरा बाउंड्री यहां से, इस बाउंड्री के अंदर पहले कोई चार्ज नहीं था तो बाद में भी नहीं होगा, क्योंकि बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है। वो सिर्फ चार्ज को इधर से उठा के, लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे फेंक देता, पटक देता। याद है, याद है। और पिछले क्लास में कल कोई डाउट पूछा था तो उसमें रेसिस्टर का इनपुट आउटपुट सिमेट्री बताए थे। ध्यान से देखो तो यहाँ भी इनपुट आउटपुट सिमेट्री है। तो मेथड नंबर 1 तो एक्स वाई मान के दो अननोन सॉल्व करोगे, ठीक है। मेथड नंबर 2 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि उसमें एक ही अननोन आएगा। कैसे आएगा बताते हैं, ध्यान से देखो। ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, इसमें किसी को कोई शक है? इनपुट आउटपुट सिमेट्री मतलब यहाँ से देखो चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसे यहाँ से चार्ज निकला होगा। क्यों? क्योंकि देखो रेसिस्टर में भी था इनपुट आउटपुट सिमेट्री। बोलोगे तो फिर पूरा प्रूफ करेंगे बैटरी बैटरी पलट के, ऐसा जरूरत नहीं है। रेसिस्टर में सीख लिए मेहनत करके। तो यहाँ ऐसा करोगे तो इसका मतलब जितना ड्रॉप यहाँ पे होगा उतना ही ड्रॉप यहाँ पर भी होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है रेसिस्टर का क्लास करना, करंट का, फिर समझ में आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ड्रॉप क्या हो रहा है, E माइनस एक्स हो रहा है। तो यहाँ पर भी ड्रॉप कितना होगा, E माइनस एक्स, और ये 0, तो ड्रॉप कितने का हो जाएगा, E माइनस एक्स। कितना अननोन, एक अननोन। बोलोगे E सर क्या है, तो E का तो यूज कर लेंगे ना, Q इक्वल टू CV में। मतलब हमको Q किस फॉर्म में चाहिए, E के फॉर्म में, है कि नहीं है। मतलब अगर हम X निकाल लेंगे, सुन लो, अगर हम X निकाल लेंगे तो आपको इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप, है ना। और इस पूरे को मान लेंगे C इक्विवेलेंट, तो बाद में लिख देंगे Q इक्वल टू टोटल चार्ज जो फ्लो किया, और वो कैसे निकलेगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, दैट विल बी द टोटल चार्ज। और एक बार टोटल चार्ज मिल गया तो टोटल चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E करके दिखाते हैं। चलो इसमें एक ही बाउंड्री लेंगे, एक ही अननोन है ना, अननोन कम हो गया अपना। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ध्यान से देखते जाना। x को बड़ा मान लो तो C1 इंटू एक्स माइनस ई प्लस C2 इंटू एक्स माइनस 0, कथा है क्या, C3 इंटू एक्स माइनस ई माइनस एक्स, तो हो जाएगा 2x माइनस ई। लिख के देखो वही आएगा। अरे x माइनस ब्रैकेट में लोगे ना e माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ई। दिस मस्ट बी 0। कोई दिक्कत? तो सॉल्व करो यहाँ x के लिए, C1x C2x और 2C3x, है ना। तो x इंटू C1 प्लस C2 प्लस 2C3। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बोल देना, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, E C1
0C2 और EC3, तो माइनस में आ जाएगा E इंटू C1 प्लस C3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? x का वैल्यू आ गया तो e माइनस एक्स का वैल्यू भी आ जाएगा। अब उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप घर पे करना। x का वैल्यू आ गया तो e माइनस एक्स का भी वैल्यू आ जाएगा। तो देखना ये बड़ा है या ये बड़ा, ये आप देख लेना, ठीक है। तो हमको तो पहले ही दिख रहा है कि e बड़ा, बताए क्यों? कोई बता सकता है e बड़ा है कैसे? e बड़ा है कि x बड़ा है? सॉरी, इसमें e भी होगा ना। e बड़ा है कि x बड़ा है? e बड़ा है। e में से इसको घटाओ, पॉजिटिव नंबर आंसर में आएगा। e में से जब इसको घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। उसी तरह e में से e माइनस एक्स को घटाओगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। मतलब दोनों पॉजिटिव प्लेट इधर है ना। तो मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, q, जिसमें से इसमें कितना गया होगा q1 और इसमें कितना गया q2 गया। तो q बराबर क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, q बराबर q1 प्लस q2 होगा। और q1 को क्या लिख सकते हो, C1 q इक्वल टू CV e माइनस एक्स, जिसमें x निकाल चुके हैं। और q2 को क्या लिख सकते हो, C2 e माइनस एक्स। तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। अरे बड़ा हम मान लिए, हमको पता चल गया सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज Q। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मेरा ये E है, देखना ये जो आएगा ना Q, ये Q इसमें E के टर्म में होगा, पूरा नहीं होगा। अरे X भी E के टर्म में आएगा, ये भी E के टर्म में आएगा, तो सब जगह E होगा। अब हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू, इस पूरे डब्बा में क्या था हमको पता नहीं, यहाँ पे C इक्विवेलेंट पटक दिए। क्या पटक दिए, C इक्विवेलेंट। तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट, और उसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है, E। जैसे ही पुट करोगे C, ये E का वैल्यू, और सॉरी E नहीं, Q का वैल्यू, वैसे ही दोनों में से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, E। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। खुद से अभी सॉल्व करो और आंसर बताओ कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। घर के लिए छोड़ेंगे तो आप लोग कभी नहीं करोगे, खुद से सॉल्व करो। और ये समझ में आया मेथड? हाँ, C1 प्लस, हाँ ठीक है, ये सर मिस्टेक है, बोल तो C1 C3 रहे थे हम, लिख दिए C1 C2। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? चलो बनाओ जल्दी से इसको। तो देख लीजिए, ये फाइनल सॉल्यूशन हम लिख दिए हैं, अपना आंसर मैच कर लीजिए, है ना। और नहीं तरीका समझ में आ रहा तो एक बार स्क्रीन पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल में ही। देखो, जिनको सवाल समझ में नहीं आया वो एक बार सुन लीजिए। पहले कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दिया 12 वोल्ट की बैटरी से, इनको चार्ज कर दिया, फिर बोल रहा है कि इनको सर्किट से निकाल लिया गया अलग अलग, और तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। मतलब तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ दिया और निगेटिव एक साथ जोड़ दिया। तो फाइनली तीनों कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा ये बताना है, ठीक है। ये सवाल है, खुद से स्क्रीन पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलो देखो, पहले क्या करने का, सबसे पहले तो तीनों पे कितना चार्ज आएगा, तो बहुत आसान है। पहले तीनों पे सेम चार्ज आएगा क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। चूंकि तीनों पे पहले चार्ज 0 था तो सीरीज से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पहले 2 और 3 का निकाल लो, या 3 और 6 का निकाल लो। तो 3 और 6 का निकालेंगे तो 3 गुने 6 बटे 3 जोड़ 6, यह आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और साथ में 2 का और है। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा अभी
वो आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। अरे आ जाएगा, जैसे C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेराड आएगा तो चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 12। तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से 12 माइक्रो कूलम का चार्ज आएगा, यहाँ पे जमा होगा 12, और ये कहाँ से, इधर से कहीं से तोड़ के लाया होगा, तो -12, यहाँ 12 आया तो यहाँ -12। अब ये आइसोलेटेड प्लेट है तो यहाँ अपने आप 12, अरे है ना, तो इधर इंड्यूस होगा -12, अगेन आइसोलेटेड प्लेट है तो +12, यानी तीनों कैपेसिटर पे 12 माइक्रो कूलम का चार्ज जमा हो जाएगा। अब क्या करने का बोला है, इसको खोल दो, तोड़ दो तीनों को अलग अलग, मतलब कैपेसिटर नहीं तोड़ देने का, इस सर्किट को तोड़ देने का। और कैपेसिटर को कैसे जोड़ने का, ऐसे कि 2 वाला है, ध्यान से सुनिएगा, फिर 3 वाला है, और फिर 6 वाला, सच दैट कि पहले जो ये प्लस टर्मिनल था वो ऐसे हो जाए, ठीक है, और जो माइनस माइनस था वो इधर हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड, नाउ कनेक्टेड टुगेदर एंड 3 नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर। तो ये है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब जोड़े नहीं है, अभी सर्किट जोड़े नहीं है, ध्यान से सुनो। तो इस पे कितना चार्ज है, इस प्लेट पे +12, इस पे भी +12 और इस पे भी +12, ठीक है। जब जोड़े तो मान लेते हैं, जब जोड़ दिए तो मान लेते हैं कि इधर का पोटेंशियल x हो गया और इधर का 0। x निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, x निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। क्यों, तो x और 0 पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कैपेसिटेंस पता है तो चार्ज पता चल जाएगा। चलो x कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका है, ये तीनों जो पॉजिटिव प्लेट है ये आइसोलेटेड है, ध्यान से देखो, है ना। पहले इन पे चार्ज कितना था, 12 12 12 36, तो बाद में भी चार्ज क्या रहेगा 36, तो लिखते जाओ 2 इंटू x माइनस 0 प्लस 3 इंटू x माइनस 0, और इसका कितना है 6 इंटू x माइनस 0 इक्वल टू 36। तो 2 3 6, 11x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36/11 हो गया। तो जो मेरा नया सर्किट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। जब कुछ देर के बाद जब फुली चार्ज हो जाएगा ये, तब सर्किट ऐसा दिखेगा, ये x x x और ये 0 0 0। तो पहले पे चार्ज कितना आएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्योंकि ये बड़ा है, x कितना 11/36 है, इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। इस पे चार्ज आएगा Q1 इक्वल टू C इंटू V 36/11। तो Q1 कितना आ जाएगा, Q2 3 गुने 36/11 108/11। इसी तरह Q3 निकालोगे 6 इंटू 36/11, है ना, तो वो आ जाएगा। अब डाउट पूछो जल्दी से, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो। पक्का बन गया था आपका, तो बन गया तो लिख लो ना कम से कम, बनेगा भी नहीं लिखेंगे भी नहीं। और इसका हो जाए वो ट्राई करना। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, देखिए स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज कीजिए। चलो अब मेरा सॉल्यूशन देखो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए ऐसा दिया हुआ है, ये आपको डरा रहा, और सवाल है क्या, बहुत आसान।
बोला कि दो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और दोनों का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 2.2 माइक्रोफैरड कि 2.4 2.2 और उसको ऐसे जोड़ा गया है कि दोनों का जो ये आउटर ये सिलेंडर का जो आउटर फेस है वो टच कर रहा है, मतलब दोनों आउटर प्लेट इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। अरे मेटल का है ना, तो दोनों चूंकि आउटर प्लेट टच कर रहा तो ये इक्वी पोटेंशियल होगा। और बोला गया कि बैटरी के एक टर्मिनल से दोनों इनर प्लेट को जोड़ दिया गया, तो दोनों इनर प्लेट भी इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। अरे दोनों 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ देखो, है ना। अच्छा, इसका हम रीड्रॉ करते हैं इसको। जैसे रेसिस्टर में जब कुछ नहीं समझ में आता था तो क्या करते थे, रीड्रॉ करते थे, तो यहां भी रीड्रॉ करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत। और बैटरी कितना है 10 वोल्ट का, रीड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया लेफ्ट कैपेसिटर और ये हो गया राइट कैपेसिटर, ऐसे तो बोल सकते हैं ना। तो ये लेफ्ट का हो गया इनर प्लेट और ये लेफ्ट का हो गया आउटर प्लेट, कोई दिक्कत। और ये राइट का आउटर प्लेट और लेफ्ट का इनर प्लेट, कोई दिक्कत। चलो इसका नाम रख देते हैं बी या ए और इसका नाम रख देते हैं बी। तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी, कोई दिक्कत। बैटरी बना लो ए और बी, 10 वोल्ट, ये हो गया बी, ये हो गया ए। चलो बी से क्या क्या कनेक्टेड है, तो बी से लेफ्ट कैपेसिटर का इनर प्लेट कनेक्टेड है, तो लेफ्ट कैपेसिटर का इनर प्लेट, कोई दिक्कत। और बी से ही राइट कैपेसिटर का इनर प्लेट कनेक्टेड है, यानी बी से राइट कैपेसिटर का इनर प्लेट कनेक्टेड है। देखो कितना आसान सवाल है, बस आपको बेवकूफ बना। आउटर प्लेट दोनों किससे कनेक्टेड है, ए से, तो लेफ्ट का आउटर और राइट का आउटर ए से कनेक्टेड है। ये कि इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ वो भी आपको निकालना नहीं है, कितना दिया हुआ 2.2। तो क्या बोला, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, हाँ ठीक है। तो ये आपका किस में है 2.2 तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4.4 माइक्रो फेरेड। तो Q इक्वल टू सी वी, तो 4.4 इंटू 10 माइक्रो कूलम, 44 माइक्रो कूलम। कितना आसान सवाल था। और डराने के लिए क्या कि बाप रे बाप सर ये बैटरी क्या दिख रहा है, हाँ कोई दिक्कत है ना। ये और कुछ पूछा है तो रीड्रॉ करने का सर्किट को, जब कुछ नहीं समझ में आए तो रीड्रॉ कर लो। उसके बाद 14 के बाद आप ट्राई करो, सॉरी ये 11 था ना, 11 के बाद ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 इसके बाद ट्राई करो जल्दी से। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, 3 से 4 मिनट काफ़ी है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चल अब सॉल्यूशन की बात करें। देखो क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर जो अवेलेबल है वो 10 माइक्रोफैराड का है और 50 वोल्ट ही विथ स्टैंड कर सकता है। 50 वोल्ट से ज़्यादा उसके अक्रॉस लगाओगे तो कैपेसिटर खराब हो जाएगा, मतलब उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है, मतलब 50 वोल्ट पे उसका जो भी मीडियम है बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो टूट जाता होगा, है ना। तो हम बोलेंगे कैपेसिटर खराब हो गया, मतलब वो बर्दाश्त कितना कर सकता है 50 वोल्ट और उसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड। ये हम आपको दिए हैं, ठीक है। लेकिन बनाना है हमको जो कैपेसिटर चाहिए वो 10 माइक्रोफैराड का ही चाहिए, लेकिन वो 200 वोल्ट बर्दाश्त कर सके। तो क्या करेंगे, तो अगर इसको प्योर मैथमेटिकल तरीका से जाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको लॉजिकली सोचते हैं। मान लो
यहाँ हम दो कैपेसिटर लगा देंगे बराबर बराबर, ठीक है, और यहाँ का वोल्टेज V, यहाँ का वोल्टेज 0, तो यहाँ का वोल्टेज V/2 हो जाएगा, है ना। उनके कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में वोल्टेज को डिवाइड कर देगा। कैसे वो भी बताते हैं। Q = CV, और अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सब पे क्या सेम हो जाता है, चार्ज, तो C = क्या हो जाएगा, Q/V। तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज का रेशियो जब चार्ज कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में, अरे है ना। तो मतलब जहां कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा होगा। सीरीज में बात कर रहे हैं, पैरेलल की नहीं, पैरेलल में तो बराबर बराबर ड्रॉप होता है। तो इसमें जब हम सीरीज में जोड़े एक जैसा कैपेसिटर तो वोल्टेज ड्रॉप देखो दोनों के अक्रॉस कितना कितना होगा, बराबर बराबर, अरे होगा। हम जो कैपेसिटर चाहते हैं उसके अक्रॉस कितने का ड्रॉप हो, 200 का, लेकिन एक में कितने का ही ड्रॉप बर्दाश्त होता है, 50 का। तो यहां से मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया लगा होगा कि 4 को अगर हम लाइन से जोड़ दें सीरीज में तो एक ऐसा कैपेसिटर तो मिल जाएगा जो कि 200 वोल्ट बर्दाश्त कर सके। पहले ये तो सोचो, अगर 4 कैपेसिटर हम लगा दें ऐसे जो कैपेसिटर दिया हुआ है, अगर वैसा 4 कैपेसिटर लगा दें ये वाला, तो 200 वोल्ट बैटरी बर्दाश्त कर सकता है क्या अब ये? बिल्कुल कर लेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ड्रॉप होगा एक के अक्रॉस 50, दूसरे के अक्रॉस 50, फिर 50, फिर 50, तो कैपेसिटर भी बच गया। एक के अक्रॉस तो ड्रॉप 50 ही हो रहा है और वो बोल रहा है कि 50 बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन हम जैसे ही ऐसा जोड़े तो कैपेसिटेंस 1/4 हो जाएगा। अरे 4 एक जैसा रेसिस्टर जोड़ते थे पैरेलल में तो 1/4 हो जाता था। यहां सीरीज का फॉर्मूला वैसे ही चलता। तो 4 कैपेसिटर जब जोड़े हैं सीरीज में तो कैपेसिटेंस क्या हो गया होगा, 1/4। अच्छा, पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, जुड़ जाता सीधा सीधा, मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 2.5। तो ऐसा ऐसा 4 को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 10, और 200 वोल्ट भी बर्दाश्त कर लेगा। ऐसा ही 4 बना दो, और है ना, चारों का क्रॉस ड्रॉप 200 का होगा और चारों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। तो फाइनली जो हमको मिलेगा कॉम्बिनेशन वो क्या होगा, 200 वोल्ट भी बर्दाश्त कर लेगा और कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड। कुछ नहीं समझ में आया? राधेश्याम का शकल देखो सूख गया, बोलो। और इसको बनाने का कोई प्योर मैथमेटिकल तरीका नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि गणित बनाएंगे सर n/m करके डिफ्रेंशिएट करके, है ना, तो ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है। ये ऐसे ही बनेगा लॉजिकली। कोई दिक्कत? कैसे 50-50 का ड्रॉप होगा, नहीं समझ में आया? अच्छा, सीरीज में जोड़ने पर क्या सेम होता है, चार्ज, तो Q = CV, तो इनवर्स रेशियो में होगा। अब बराबर बराबर है तो इनवर्स रेशियो क्या, इनवर्स रेशियो भी तो 1:1 ही होगा ना, 1/1 करोगे इनवर्स तो भी तो 1:1 ही होगा ना, गधा। कुछ नहीं समझ में। अब करंट में डिवीजन याद है पैरेलल में, वहां इनवर्स रेशियो में, किसके इनवर्स रेशियो में करंट बढ़ता था, रेसिस्टेंस के। यहां पे अगर सीरीज में जोड़ोगे तो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में चार्ज आएगा, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप होगा, चार्ज तो सेम हो जाएगा ना सीरीज में। अरे बोलो ना, हाँ ना यार, बोल तो रहा है। अब चूंकि इनवर्स रेशियो में बटेगा, लेकिन अगर कैपेसिटर सेम ही हो तो क्या इनवर्स रेशियो होगा, 1 ही होगा ना। बिल्कुल वैसे ही अगर हम सेम रेसिस्टर लगा दें तो करंट तो सेम 3 हिस्सा में बढ़ जाता था, वही बात है। यहाँ सेम कैपेसिटर लगा दिए तो पोटेंशियल 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा, 4 लगाएंगे तो 4 हिस्सा में बढ़ जाएगा, 5 लगाएंगे तो 5 हिस्सा में बढ़ जाएगा। वही तो किए हैं, अभी भी नहीं समझ में आ गया तो लिखो जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। सीरीज ऐसा किस में है, 17 में? हाँ 17 नंबर ट्राई करो, अच्छा सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे आ रहा है।
अगेन आपको डराने का काम किया गया और कुछ भी नहीं है इस पर। तो स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन नंबर 17 को खुद से ट्राई करो 2 से 3 मिनट में, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। अच्छा, पीछे जो हम बनाए थे उसमें एक कैपेसिटर का जो रो था, नीचे कनेक्टिंग वायर्स नहीं है ना। अच्छा हुआ एक बच्चा पूछ लिया, नहीं तो पता चला आप में से सब वही लिख लिए। जैसा एक रो बनाए हैं वैसा ही 4 रो लगेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट करने के लिए। एक बच्चा अच्छा हुआ पूछ लिया, ठीक। तो क्या करने का आपको, 4 वैसा ही रो बनाओगे तो इक्विवेलेंट 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी सवाल को देखते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, ये जो ऐसे बना हुआ ना, ये सिंगल मेटल से बना हुआ, सिंगल कंडक्टर से बना हुआ। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा अगर हम कनेक्ट करें तो ये इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ हटा दो कनेक्शन, ये हटा दो और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। देखो बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? फिर भी तो इक्विपोटेंशियल ही है। अरे इक्विपोटेंशियल ही तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले ये यहाँ पे कनेक्टेड था, हम ऐसे बना दिए इक्विपोटेंशियल के लिए। तो ये एक टर्मिनल हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल, ये पूरा का पूरा देखो, ये भी क्या है, एक ही वोल्टेज पे है ना। तो बेसिकली हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, जो कि आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। ध्यान से देखना, 3 कैपेसिटर पैरेलल में हैं क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा, सेम आ रहा है। अच्छा, कैपेसिटेंस का वैल्यू होता था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, होता था ना, वेयर A इज द एरिया, एप्सिलॉन नॉट पता ही है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और A अपॉन D, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। चलो 3 कैपेसिटर आ गया। अरे देखना भाई, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, क्यों नहीं एक प्लेट यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे यही होगा ना कि ये जो कैपेसिटर का एक टर्मिनल अलग वोल्टेज पे और एक टर्मिनल अलग वोल्टेज पे, बात खत्म है ना। अरे बैटरी लगा लो, नहीं समझ में आ रहा तो लो, ये लो, तो जन्मसिद्ध अधिकार है अपना, है कि नहीं। चलो अच्छा, ये अगर पूरा एरिया A है तो ये इसका एरिया कितना रहा होगा, A/3, इसका एरिया A/3 और इसका एरिया भी A/3। अच्छा, इसका एरिया ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान सुनना, ये A/3 A/3 A/3, ठीक है। तो इस प्लेट का भी एरिया कितना होगा, A/3 A/3, ठीक है, क्योंकि बराबर बढ़ रहा है। अच्छा, ये दूरी कितना है, D। तो पहले कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D और दूसरे कैपेसिटर के प्लेट के बीच का सेपरेशन D प्लस B। ये हाइट दे दिया, स्टेयर का हाइट B दिया, तो इसलिए 2D नहीं होगा, D प्लस B होगा, और तीसरे का हो जाएगा D प्लस 2B होगा। तो कैपेसिटर 1 का कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, कैपेसिटर 2 का कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय B प्लस D, और तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा A/3 लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एरिया ही 1/3 है ना, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D प्लस 2B। अब इक्विवेलेंट पूछ रहा तो क्या होगा, इन तीनों का सम होगा, सीधा सीधा जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों, पैरेलल में, हाँ पैरेलल में ऐसे जुड़ता है तो मस्त जोड़ देने का, कंफ्यूजन का है ना। तो ये जल्दी से लिख लो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। ये लिख लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करें। चलो स्क्रीन पे सवाल दिख गया होगा, देखो स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 20 है। जब भी, सिर्फ इसी सवाल में हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं। अच्छा, हर सवाल के थ्रू कॉन्सेप्ट आ रहा, ये मत सोचना कि अच्छी वर्मा सॉल्व करवा रहे हैं। सॉल्व करवाना होता तो सारा सवाल करवाते, है ना। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट है वो सब सवाल सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम बता रहे हैं आपको। तो पहला तो क्या है इसमें कि जब भी बात करें बिफोर स्विचिंग एंड
आफ्टर स्विचिंग, या स्विचिंग का सवाल हो जिसमें स्विच को बंद किया गया, खोला गया, या स्विच को इधर से पलट के इस टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया गया, तो हमेशा दो डायग्राम बनाना। एक डायग्राम होगा बिफोर स्विचिंग और दूसरा डायग्राम होगा आफ्टर स्विचिंग। समझ में आया? हमेशा आदत डाल लो, चाहे अभी हो चाहे जेई में हो, ठीक है? बिफोर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग, दो डायग्राम बनेगा, ठीक है? इससे फायदा होगा कि बीच में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। और दोनों में हमको बस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से मतलब है। अभी तो हम तो ट्रांजिएंट स्टेट की बात कर ही नहीं रहे कि बीच में क्या क्या हुआ है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आए बिफोर स्विचिंग क्या था सिचुएशन और आफ्टर स्विचिंग क्या है, तो क्या करने का, दो डायग्राम बनाने का, एक बिफोर स्विचिंग एक आफ्टर स्विचिंग। चले ध्यान से सुनो। तो बिफोर स्विचिंग अगर आप इस सर्किट को देखो तो इस स्विच का कोई मतलब है नहीं, है क्या मतलब? कोई मतलब है नहीं, स्विच खुला हुआ ओपन स्विच है। तो ऐसा करते हैं, पहले सब कैपेसिटर पे क्या निकाल लेते हैं, चार्ज। सब कैपेसिटर पे क्या निकाल लेते हैं, चार्ज। ये बोल रहा है कि जब स्विच को क्लोज किए तो क्या पूछा सवाल, ए बी कहां पे, अच्छा ए बी, हाउ मच स्विच, अच्छा चार्ज फ्लो, मतलब बेसिकली बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा वही पूछ रहा है ना। तो ध्यान से अगर आप कहानी सुनो, बिल्कुल ध्यान से, तो हम उल्टा बना दिए क्या डायग्राम, ऐसे ही है ना, ठीक। तो एक्स निकाल लें तो हमको सब कैपेसिटर पे चार्ज निकल जाएगा, है ना, क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाएगा। अच्छा ये 5 क्या लिखा हुआ, 5 माइक्रोफेरेड वैल्यू दिया हुआ। चलो तो x का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो x माइनस 50 इंटू 5 को 2 बार कर दो, ये दोनों 2 है ना, x माइनस 50 बाय 5 फिर x माइनस 50 बाय मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया एक प्लेट का चार्ज इधर का, और x को बड़ा मान है ना, प्लस 5 इंटू एक्स बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा 10x प्लस 15x, 15 ही होगा ना, देना गड़बड़ नहीं हो कुछ, 50 वोल्ट ही है ना, अरे 50 ही है ना, हाँ ठीक। तो ये 50 गुने 10 500 बराबर 500, तो यहां से कर सकते हैं x बराबर 100/3, कोई दिक्कत? तो x का वैल्यू आ गया 100/3। अब हर प्लेट पे चार्ज निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, बताओ 50 घटाओ 100/3, मतलब 50/3 इसके अक्रॉस और 50/3 इसके अक्रॉस और 100/3 इसके अक्रॉस, तो 50/3 गुने 5, तो यहां पे होगा प्लस 250/3 और यहां होगा माइनस 250/3, सेम यहां पर भी आएगा, और इसमें कितना चार्ज आएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस पे कितना आएगा 500/3 और माइनस पे माइनस 500/3, हम दूर लिख दिए, वहां पे कंजस्टेड हो जाता, ठीक है, बट आप लोग वहीं पे लिख लेना, और डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया करो, है ना, सारा इन्फॉर्मेशन लिख लिया कर। ये तो था बिफोर स्विचिंग, आप इसमें मत लिख लेना बिफोर, आप अलग ऊपर लिख लेना। ये सिचुएशन था बिफोर स्विचिंग, मतलब जब हम स्विच क्लोज किए थे उससे पहले की कहानी, ठीक है। चलो अब बात करते, अच्छा आप बोलोगे सर अभी भी तो चार्ज फ्लो किया होगा, इससे मतलब नहीं है, पहले कितना चार्ज फ्लो किया था बाद में कितना किया उससे मतलब नहीं, जब दोनों स्टेट में चेंज आया ना पहले से दूसरे में, तो जो बीच में चार्ज फ्लो किया सिर्फ वो पूछा, समझ में आया। यहां पर भी तो कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा चार्जिंग में, बट वो नहीं जानने का हमको, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं। चल आफ्टर स्विचिंग,
तो डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से, फालतू का दिमाग नहीं लगाने का, लॉ से चलने का, सब मिलता है सही से। $50 वोल्ट, इसको ऐसे जोड़ दिए, यही क्या है ना, स्विचिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, अरे होगा। तो मान लो क्या होगा, कहानी देखो, 5 5 5 है, ये कितना हो जाएगा 50, यहां नहीं लिख पा रहे हैं, यहां नहीं लिख पा रहे हैं, इधर से चलेंगे 0 0 0 0 0 होगा। तो उसके अक्रॉस तो कोई ड्रॉप ही नहीं है, तो उस कैपेसिटर में अब कोई चार्ज नहीं रहेगा, जो भी चार्ज था वो भाग गया होगा, जो भी चार्ज था वो भाग गया होगा। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 0। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल, चल आगे बात करें। इस पे कितना चार्ज आएगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है 50 वोल्ट का, तो इस पे चार्ज आ जाएगा 250 माइनस 250, और इस पे भी आ जाएगा प्लस 250 और माइनस 250। बिल्कुल ध्यान से देखना, बैटरी से वही चार्ज फ्लो करेगा जो इन दोनों प्लेट पे, यही चार्ज तो इधर से या इधर से गया आया होगा, बाकी तो आइसोलेटेड है वो बाकी हिस्से से। इस पे जो भी चेंज आएगा वही तो बैटरी से फ्लो करके जाएगा, या तो इधर से जाएगा या तो इधर से जाएगा, क्योंकि इसका किसी से कोई मतलब थोड़ी है उधर से। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे ये आइसोलेटेड है ये दोनों प्लेट, तो उसका चार्ज टोटल क्या रहेगा, कंजर्व। कंजर्व नहीं बोलो, ये बोलो कि इससे जो भी चार्ज गुजरेगा वो इधर से गुजरा हो। कंजर्व तो तब बोलेंगे जब बिल्कुल आइसोलेटेड हो, यहाँ पे चार्ज का तो फ्लो हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि बैटरी से कौन कनेक्टेड है, यही दोनों प्लेट है, तो इस पे जो भी चेंज आएगा वही चार्ज या तो बैटरी से इधर से गुजरा होगा या तो आया होगा, है ना। पहले कितना चार्ज था 250/3 250/3, यानी पहले चार्ज था इनिशियली 500/3 और बाद में चार्ज हो गया 500, तो चार्ज फ्लो कितना किया होगा 500 घटा 500/3, दैट इज पक्का आंसर यही है क्या, देखो तो 333 होगा उसमें, हाँ पक्का। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो जल्दी से नोट करो। अब थोड़ा सा एनर्जी पे बात करते हैं, एनर्जी समझ लेंगे, कैपेसिटर में एनर्जी, फिर हम लोग आगे चलेंगे कहाँ, फिर कुछ सर्किट सॉल्व कर लेंगे। हाँ पहले चार्ज क्या था और स्विच करने के बाद, देखो स्विचिंग से पहले वो चार्ज था और जब स्विच किए तो ये चार्ज बचा फाइनली, है ना। और बीच में क्या हो रहा वो नहीं जानना, ठीक है। शुरू में क्या था बाद में क्या, तो उससे चार्ज का डिफरेंस पता चल गया। वही चार्ज कहाँ से फ्लो किया होगा, बैटरी से किया होगा, है ना। तो यहाँ तक जल्दी नोट करो, फिर हम लोग थोड़ा सा एनर्जी पे आज बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर। अब वो लोग सर एनर्जी इन कैपेसिटर का बात क्यों करते हैं, तो भाई कैपेसिटर बनाए ही तो थे एनर्जी को स्टोर करने के लिए, है ना। क्योंकि कैपेसिटर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बोले थे हर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक यूनिक चार्ज कन्फिग्रेशन एसोसिएटेड होता है, और उस यूनिक चार्ज कन्फिग्रेशन को बनाने में जो एनर्जी लगा वो हम मान सकते हैं कहाँ स्टोर्ड है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिकनेस थ्योरम में चले जाओ, है ना, बता दिए थे अच्छे से। तो हम बात करते हैं कि कैपेसिटर में कितना चार्ज है, उस चार्ज के कारण कितनी एनर्जी स्टोर है। अच्छा, हम लोग जनरली पहले आज तक जो किए हैं, क्या किए हैं कि किसी का भी जनरल केस पहले डिराइव करते हैं कि स्पेशल केस, जनरल केस डिराइव करके फिर स्पेशल पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम पहले स्पेशल केस डिराइव कर देंगे और उसी से जनरल पे चले जाएंगे, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 98% टाइम यूज क्या हो रहा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो पहले पैरेलल प्लेट के लिए एनर्जी का डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर
सबके लिए कर लेंगे, जनरल कैपेसिटर के लिए। कोई दिक्कत? ये चल रहा ना? चलो, अब जो जो पूछते जाएंगे वो बताते जाना, नहीं बताओगे तो बहुत पीटेंगे। सब बेसिक सा सवाल। ये कैपेसिटर का 2 प्लेट है ना? इसको प्लस क्यू चार्ज दोगे तो वो कहाँ आएगा? सब यहाँ चला आएगा। ये प्लस क्यू माइनस क्यू देते हैं ना, तो ये प्लस क्यू आ जाएगा और ये माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, सेपरेशन क्या है इनके बीच? डी। ठीक है, सेपरेशन क्या है? डी। अच्छा, पॉजिटिव जो प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट को खींच रहा होगा, अरे अपने तरफ खींच रहा होगा। किस फोर्स से खींच रहा होगा ये बताओ? किस फोर्स से? अबे ये घुसा मारेंगे, फोर्स का वैल्यू पूछ रहे हैं, कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा होगा। वो तो एक गधा भी बता देगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा है, उल्लू कहीं का। मतलब कुछ भी हम पूछे कितने फोर्स से खींच रहा होगा, किस फोर्स से खींच रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वाह जी वाह, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ रहे थे। ये मतलब 1-2 नमूने हर क्लास में रहते हैं ना। चल कोई बात, ये डी सेपरेशन है। ठीक है, अब क्या करने का, ध्यान से सुनो। फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं फोर्स के, तो प्लस माइनस डायरेक्शन का पंगा नहीं करने का। अब ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, और गड़बड़ होगा कुछ तो तुम बताओगे हमको। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हो क्यू बाय ए बाय एप्सिलॉन नॉट। फील्ड पता चल गया। इस पे चार्ज कितना है? क्यू या माइनस क्यू? अरे उससे फर्क थोड़ी पड़ता, उससे तो डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा ना। तो फोर्स क्या हो गया? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय क्यू बाय ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स आ गया क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट। आ गया? किसी को कुछ कहना है? अरे कुछ कहना है किसी को? नहीं कहना है? पक्का गलत है, ये गलत है। कोई बताएगा कैसे गलत है? हिम्मत करो, सब तो सही दिख रहा है। फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर्स आ गया। दिक्कत कहाँ है भाई? एक घुसा मार देंगे। अजीब अजीब लेंथ का क्या, कहाँ लेंथ आ रहा है इसमें? लेंथ कहाँ आ रहा है? लेंथ कहाँ आ रहा है? मतलब कुछ भी बोल के निकल लो। देखो गलत क्या है, खुद का फील्ड कभी भी खुद पे फोर्स नहीं लगाता। ये कहानी याद है कि भूल गए? हम पे मेरा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता है। मतलब इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स किसका फील्ड लगाएगा? पॉजिटिव चार्ज का। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किसका फील्ड लगाएगा? निगेटिव चार्ज का। लेकिन जब हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ का फील्ड लिखते हैं तो असल में दोनों का फील्ड होता है उसमें। पता नहीं सर, अबे दोनों का नेट फील्ड लिख दिए ना, जबकि हमको लिखना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज का फील्ड मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो भी है। तो सिर्फ इस प्लेट का फील्ड कितना होगा? इस प्लेट के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये सब गलत है, लिख लेना। तो इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो जिसका वैल्यू हो जाएगा Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अरे हो जाएगा। तो अब फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? फोर्स बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। आएगा? अरे आएगा। अच्छा, ये फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है कि D कितना है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये बिल्कुल पास पास भी रहेगा तो इतना ही फोर्स लगेगा, और ये थोड़ा और दूर कर देंगे
मतलब डी बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा करोगे तो फिर इनफाइनाइट नहीं बचेगा। तो डी जब तक कि इसके लेंथ डायमेंशन के रिस्पेक्ट में छोटा है, उतना किसी भी सेपरेशन पे रखोगे तो हर जगह फोर्स क्या लगेगा, सेम। अरे डी बहुत कम हो या थोड़ा सा ज्यादा भी हो तो फोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं शुरू में दोनों बिल्कुल एक ही साथ था, ऑलमोस्ट एक ही साथ, एक साथ रखोगे तो जीरो हो जाएगा चार्ज, ठीक है, वो नहीं करने का, लेकिन बस बिल्कुल पास पास था। और बाद में हम उस सेपरेशन को कितना किए, डी किए। तो ये जो आप दोनों प्लेट को अलग कर रहे हो, खींच रहे हो, तो आपके अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब आप किसके अगेंस्ट खींच रहे हो दोनों प्लेट को, किस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट खींच रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा तो वो किस में स्टोर हो जाता है जाके, पोटेंशियल एनर्जी में। अरे जब भी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे जब हम खींच रहे हैं तो जो मेरा वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, शुरू में मान के चलना कि दोनों प्लेट बिल्कुल पास पास था और खींच के कितना दूर तक ले जा रहे हैं, डी तक ले जा रहे हैं, ताकि अपना कैपेसिटर बन के तैयार हो जाए, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फोर्स दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट डी। अच्छा याद करो a एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या होता था, कैपेसिटेंस। तो d बाय a एप्सिलॉन नॉट डी क्या होगा, 1 बाय कैपेसिटेंस। तो जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो गई यहां पे वो कितनी हो गई, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। कुछ नहीं समझ में। प्लस वाला का फील्ड किस पे फोर्स लगा रहा होगा, माइनस वाले पे। तो फील्ड किसका है, सिर्फ प्लस वाले का लिखे। हाँ तो फिर पूरा एरिया का तो चार्ज कैसे निकालोगे फिर, वो कूलम्ब लॉ से क्यों जाओगे, उसमें कूलम्ब लॉ किसके लिए वैलिड है, अब ये पॉइंट चार्ज है, सिंपल सा फंडा, उसको क्यों लंबा चौड़ा कर रहे हो, है तो कूलम्ब लॉ ही, हम भी जो लगाओ कूलम्ब लॉ ही है। बट तुम कैसे सोच रहे हो पता नहीं, सिंगल के चक्कर में कैसे पढ़ोगे जब वो सीट बहुत बड़ा है। अरे सीधा सीधा करो ना भाई, यूनिफॉर्म फील्ड है ना तो उसका तो फायदा उठाना चाहिए। यूनिफॉर्म फील्ड है मतलब हर जगह इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक जैसा लग रहा हो, तो सीधा सीधा लिख दो, है ना। नहीं तो फिर ऐसा करो, सर इस पे डीए एरिया लेते हैं, उस पर चार्ज लेंगे, ठीक है, चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब डीए एरिया लेंगे, उसका चार्ज लिखेंगे डी क्यू, उस डी क्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फील्ड से, तो क्या निकलेगा सर डी एफ, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीए का इंटीग्रेशन फिर से ए आ जाएगा और आंसर वही आएगा, है ना। आपको लगेगा कि आप कुछ कर दिए, है कि नहीं। हाँ तो जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में कितना है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए सब, है ना, जब बोले याद रहना चाहिए तो वही याद रहना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला आ गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अच्छा क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बी। अगर इसको उठा के उसमें पुट कर दो तो जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में वो कितना हो जाएगा, हाफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी, तो हाफ सी बी स्क्वायर। अरे हो जाएगा, ये भी कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला है और ये भी कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला है। और कैसे, और क्या कर सकते हो, सी को पुट कर दो यहां से, सी बराबर क्यू बाय वी, अरे सी बराबर क्यू बाय वी, ठीक है, और उसको उठा के वहां पटक दो तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, u बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाय क्यू बाय वी, तो v ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, हाँ हाफ क्यू भी, सब लिख लो,
देखना गड़बड़ तो नहीं किया। सी को लिख दिए Q बाई वी, यहाँ पुट किए तो एक Q मर जाएगा और V ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अभी डिराइव किसके लिए किए हैं? पैरेलल प्लेट के लिए, वो वाला। लेकिन हम आपको जनरल केस के लिए भी वो डिराइव करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले ये लिखो, इसका एक दो मेथड और बताते हैं। सेम एनर्जी निकालने का ये इकलौता मेथड नहीं है, एक दो मेथड और बताते हैं, पहले लिख तो लो। चलो एक दूसरा मेथड सेम फॉर्मूला के लिए, एनर्जी डेंसिटी मेथड। कौन सा मेथड? एनर्जी डेंसिटी। आपको याद होगा जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आया था हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद आ रहा? अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब कैपेसिटर बनाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर्ड होगी। अरे होगी ना। और यहाँ पे फायदा बस ये है कि पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, एक है, तो उसमें इंटीग्रेशन का लफड़ा नहीं होने का। अरे एनर्जी अगर वेरी करता या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता तो फिर इंटीग्रेशन से जाना पड़ता। याद करो जहाँ पे हम निकाले थे सेल्फ एनर्जी स्फीयर का, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो वहाँ पे देखते थे कुछ दूर पे जाके एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट काटते थे, उस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती थी, और उसके बाद करके इंटीग्रेशन करते थे आर से इन्फिनिटी तक का। नहीं है तो कॉपी पलट के देखना। तो इस कैपेसिटर में जो आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, यहाँ पे V को हम काट दे रहे हैं कि ये वेलोसिटी वाला V नहीं, वॉल्यूम वाला है ना। du बाई डी बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dV, है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है ये पूरा का पूरा टर्म। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब की बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, अब की बार अलग अलग चार्ज के कारण नहीं लिखना, अब की बार तो नेट लिखना, क्योंकि हम फोर्स थोड़े ही निकाल रहे हैं, हम तो वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर है वो निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था अपना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाय ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। उठा के इसमें पुट करो तो U बराबर ये dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V क्या हो गया? वॉल्यूम जिसमें फील्ड है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इस गैप का एरिया मल्टीप्लाइड बाय D। अरे इस गैप का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय D। तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर को क्या लिखोगे? Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर, अरे लिखोगे। और ये dV क्या हो जाएगा? एरिया इंटू सेपरेशन, ए से ए मर गया, एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन खत्म हो गया एप्सिलॉन नॉट से, तो U क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर D बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यानी हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये आपका एनर्जी है जो इसमें स्टोर है। ये है मेथड नंबर 2। यह मेथड नंबर 2। चलो जनरल मेथड पे आए। ये प्लेट है अपना, क्या है? प्लेट, मतलब ये किसी भी शेप का कैपेसिटर हो सकता है, ये किसी भी शेप का कैपेसिटर हो सकता है, सिंपली प्लेट है और कुछ नहीं। जिसके हाइयर पे हमको कितना चार्ज लाना है? प्लस Q, और लोअर पे माइनस Q लाना है। अरे लाना है ना। अच्छा, मान लो इसका कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस क्या है? C। तो अपने पास Q का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? C इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अरे होगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस।
अब मान लो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बिल्डअप करना है और यहाँ माइनस क्यू, तो शुरू में दोनों प्लेट न्यूट्रल था मान लो, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से चार्ज उठा है, बैटरी क्या करता है, माइनस क्यू चार्ज तोड़ा और इधर पटक दिया, है कि नहीं। तो मानते हैं कि एक सिचुएशन में यहाँ पे कितना चार्ज आके जमा हो चुका है, माइनस क्यू, और यहाँ कितना चार्ज आके जमा हो चुका है, क्यू। तो दिक्कत, अच्छा आपको याद होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला था, Q इंटू डेल्टा वी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q इंटू डेल्टा वी भी एक फॉर्मूला था, वेयर डेल्टा वी इज द चेंज इन पोटेंशियल। मतलब एक चार्ज को ऐसे घुमाते हैं एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक, तो Q इंटू डेल्टा वी क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे होता है, पीछे कॉपी पलटोगे सब मिलेगा। तो यहाँ पे अब जब हम dq चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो अभी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, अरे कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी v इक्वल टू क्यू बाई सी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डी यू बराबर क्यू बाई सी डी क्यू। अरे होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वहां पे मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू चार्ज, अरे होगा। चार्ज जीरो से लेके क्यू तक बिल्डअप किया, तो जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस जनरल कैपेसिटर में। देखो यहाँ पे शेप का हम कोई बात नहीं किए, शेप एंड साइज का कोई चर्चा नहीं किए, तो ये जनरल डेरिवेशन हो गया है ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, है ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये सबके लिए वैलिड है, पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो या किसी भी शेप का हो, है कि नहीं। लेकिन शुरू में क्यों पैरेलल प्लेट बताएं, क्योंकि वो जो दोनों है वो थोड़ा सा आपको फील आता है ना, और आप लोग को साइंस से ज़्यादा किस में मज़ा आता है, फील में, है ना। तो हम तो फील कराते नहीं, कभी कभार करा देते हैं, आप लोग भी कभी खुश हो लो थोड़ा सा। तो कैपेसिटर में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या याद रखोगे आप, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी, याद रहेगा। क्या क्या फॉर्मूला लिखे हो, हाँ पक्का पक्का, तो जल्दी से नोट करो, इसको हम मिटा रहा है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, है कि नहीं, जो आप पहले घर से सोच के आओगे पहले तो, ठीक। उससे पहले एक चीज़ बताते हैं कि मान लो किसी भी कोई भी जनरल कैपेसिटर है ना, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ, ये एक बैटरी, ठीक है, यहाँ पे E और यहाँ पे 0, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। चार्ज बराबर क्या होता है, IDT का इंटीग्रेशन होता है ना। मान लो पहले चार्ज Q यहाँ पे था, मतलब ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा इधर से इधर, ध्यान से सुनते जाना, चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा बैटरी में, मतलब करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, कोई दिक्कत, अंदर में, बैटरी के अंदर में, है कि नहीं। चलो, तो ये बैटरी चार्ज हो रहा है बेसिकली, मतलब एनर्जी ले रहा होगा, वो आपको दिख भी जाएगा। एक चार्ज जो यहाँ पे था उसका एनर्जी कितना था, QE, और जब वो चार्ज चल के यहाँ पहुँचा तो उसके पास एनर्जी कितना बचा, 0। तो QE एनर्जी जो था वो कौन खा गया, बैटरी। वो QE एनर्जी कौन खाया होगा भाई, बैटरी खाया होगा ना, और तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, है ना। तो ये बैटरी खा के क्या हुआ, चार्ज हो गया।
उसी तरह दूसरा सिचुएशन हो, मान लो करंट इधर से फ्लो कर रहा, मतलब पहले चार्ज यहां पे था और बाद में यहां पे आ गया, तो पहले एनर्जी चार्ज की कितनी थी 0, अब कितनी हो गई QE। तो ये QE एनर्जी कौन दिया होगा, बैटरी। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। अरे बैटरी जो वर्क किया वो चार्ज को मिल गया, अरे है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ये आइडियल है, रियल में भी वही होता पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस से चेंज हो जाता है, E माइनस IR हो जाता है ना। चलो तो ये हो गया आपका वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा यहां पे वर्क डन बाय बैटरी क्या हो गया, निगेटिव है। हम जब भी बात करेंगे वर्क डन बाय बैटरी, मतलब तब बात करेंगे कि बैटरी कितना वर्क किया चार्ज पे, और अगर वर्क बैटरी पे हो रहा तो वो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव। यहां तक में कोई दिक्कत। चलो हम दो सिचुएशन की बात करते हैं। पहला सिचुएशन एकदम ऐसे आराम से देखो, एक कैपेसिटर था, ठीक है, इस पे इसका कैपेसिटेंस क्या था C, इसको बैटरी से कनेक्ट किए, क्या किए, कनेक्ट किया। कोई दिक्कत, ध्यान से सुनते जाना। इसको बैटरी से कनेक्ट किए, स्विच ऑन किए। पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज था, पहले क्या था, डिस्चार्ज था। अब स्विच ऑन किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ E, यहाँ 0, तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस CE और इस पे चार्ज आएगा माइनस C। मतलब बेसिकली CE चार्ज इधर से घूम के इधर गया होगा। तो बैटरी वर्क कर रहा है कि बैटरी पे वर्क हुआ, बैटरी वर्क कर रहा है। C चार्ज इधर से इधर गया ना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, तो बैटरी कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, E इंटू CE, तो ये हो जाएगा CE स्क्वायर। क्या हो जाएगा, CE स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। अच्छा कैपेसिटर में पहले कितनी एनर्जी थी, कुछ नहीं, लेकिन अब कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, फाइनल इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर में, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 0, फाइनल एनर्जी हाफ CB स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो फाइनल एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो ये पुट करो, ये हो जाएगा हाफ Q का वैल्यू क्या हो जाएगा CE, तो C स्क्वायर E स्क्वायर बाई C, तो क्या बचेगा CE स्क्वायर। ध्यान से सुनते जाना, बैटरी कितना वर्क किया CE स्क्वायर, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी मिली, मतलब कैपेसिटर को कितनी एनर्जी मिली, हाफ CE स्क्वायर। बाकी का हाफ CE स्क्वायर कहां गया, बाकी का हाफ CE स्क्वायर कहां गया, खत्म हो गया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, गधा कहीं का। तो सीधा सीधा आंख मूंद के बोल दो हीट में गया, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। इस पे कल बात करेंगे कि बाकी की एनर्जी कहां गई।